चलिए आज आपको एक पुरानी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी 1987 में दिल्ली से निकलने वाले एक रिसाला 20वीं सदी में शाये हुई थी और इसका उन्वान है रिश्ता पत्थर। आज के इस थके हुए माहौल में ये आपके जहन को ज़रा सी राहत पहुँचाएगी। लोधी गार्डन से मिला गेस्ट हाउस एक तरफ तो नई दुनिया से मुतारिफ़ करवाता है, तो दूसरी तरफ जहन को घसीट कर सैकड़ों साल पहले पीछे भी ले जाता है। मैं जब भी यहाँ रुकता हूँ और दिन भर की मसरूफ़ियत के बाद बिस्तर की गोद में पहुँचता हूँ तो जहन हमेशा ही गार्डन में घूमने निकल जाता है। अब शाही अज़मत के निशान मकबरों की शक्ल में ही बाकी रह गए, लेकिन मकबरों के बीच फैला वसी और इस बाग, हरे भरे मगरूर दरख्त, नन्हे नए फूलों से लदी क्यारियाँ इन मकबरों की ज़िंदगी की दलील पेश करती हैं। आज की रात प्रोफेसर मुखर्जी भी मेरे साथ ठहरे थे, इसलिए जहन जब भी फ़रार के लिए आमादा होता इनकी आवाज़ वापस ले आती और हम लोगों की गुफ्तगू घूम फिर कर इसी पत्थर की दीवार तक पहुंच जाती। इस दीवार ने गेस्ट हाउस के कमरों को एक तरफ से सहारा दे रखा है। पता नहीं ये आर्किटेक्ट ने इस इलाके की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए बनाई थी या एक पुरानी दीवार को कायम रखने की कोशिश का नतीजा थी। इस मॉडर्न गेस्ट हाउस में के कमरे में एक दीवार काले टेढ़े मेढ़े पत्थरों से बनी हो न सिर्फ खूबसूरती लगती थी बल्कि इन कोशिशों को भी याद दिलाती थी जब इंसान ने घर बनाना नया नया सीखा था। बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर दीवारें खड़ी करना, फिर पेड़ों और पत्तियों से छत डालना इब्तिदाई इंसान के कारनामे थे और तरक्की की बुनियादी कोशिश भी। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को अपने घर में ऐसा कुछ ज़रूर बनवाना चाहिए जो हमको हज़ारों साल पहले के लोगों की जद्दोजहद की याद दिलाए, ताकि इसमें हमें नई तहरीक भी मिले कि अभी जद्दोजहद की ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है, तरक्की अपने इंतहा तक नहीं पहुंच सकी। मेरी बात सुन के प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा कि इसका मतलब ये है कि लोग घर में घर नहीं बल्कि म्यूज़ियम बनवाएं। क्यों, म्यूज़ियम का ख्याल तुमको कैसे आया? मैंने उनसे पूछा। इसलिए कि तुम घरों में बहुत पुरानी चीज़ें भी साथ बनवाना चाहते हो या रखना चाहते हो। तुम्हारे ख्याल से क्या ये पुरानी बातों को या पुरानी यादों को ज़िंदा रखना किसी म्यूज़ियम की तामीर करता है? मैंने उनसे फिर सवाल किया। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है कि पुरानी याददाश्त अपने जहन के खाने से निकाल फेंके। प्रोफेसर मुखर्जी ने डूबते हुए कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। दरअसल पुरानी यादें इन पत्थरों की तरह होती हैं जो वाक़यात के मसाले से जुड़ती चली जाती हैं और एक संगलाख दीवार की तरह मजबूत हो जाती हैं। यही चट्टान सी मजबूत दीवारें किसी पुरजोश दरिया के रास्ते में खड़ी कर दी जाएं तो इसका रास्ता बदल देती हैं। प्रोफेसर मुखर्जी तकिए का सहारा लेकर ज़रा ऊंचे उठे, बोले कि तुमने पत्थरों की दीवार खड़ी कर दी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरी अक्ल पे उस वक्त पत्थर पड़े थे। किस वक्त? मेरे मुंह से एक बेमानी से सवाल निकला, क्योंकि मैं समझ गया था कि पत्थर से पानी रसने लगा है। मेरी नज़र के सामने कृष्णा सागर डैम की वो अजीम पथरीली दीवार खड़ी हो गई, जिसकी दीवार से रिश्ता हुआ हल्का हल्का पानी मुझे उस वक्त नज़र आया था जब मैं म्यूज़िकल फाउंटेन देखने के लिए दीवार के सहारे बने पतले से रास्ते से जो वृंदावन गार्डन के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है, मैं अपने ख्याल से कूद के मैसूर पहुंच चुका था। तभी प्रोफेसर मुखर्जी ने मुझसे पूछा, क्या सो गए? मैंने कहा नहीं, और मैंने मुखातिब होते हुए उनकी तरफ करवट बदल ली, इस डर से कि कहीं वाकई मैं सो न जाऊं। वो बोले, इन दिनों नया नया बंटवारा हुआ था। हम लोग ईस्ट बंगाल में रहते थे, काफ़ी बड़ा ख़ानदान था हमारा। बहुत सारे लोग तो भारत आ गए थे, मगर हमारे घर के लोग वहीं रह गए थे। एक तो हम लोगों का बहुत बड़ी जायदाद थी हम लोगों की, इसको समेटना था। दूसरे, हमारे फादर एकदम भागना नहीं चाहते थे। इसी हलचल के दिनों में हम लोगों के घर के पास एक नौजवान पुलिस इंस्पेक्टर आकर रहने लगे। उनके बसने से हम लोग भी महफूज हो गए थे।
दूसरे दिन उनकी नई नई शादी हुई थी, इसलिए जब भी वो रात की ड्यूटी पर जाते, इनकी बीवी हम लोगों के घर आकर रहती थी। दरअसल वो घर और हमारा घर इस तरह मिला था कि बीच का दरवाज़ा खोल देने से दोनों घर एक हो जाते थे। बड़े बड़े दरख्त लगे थे। छोटी सी दुल्हन इस अकेले घर में घबरा जाती, इसलिए मेरी माँ हमेशा उसे अपने पास बुला लेती थी। रोज़ शाम मेरे रोज़ शाम मेरी ये ड्यूटी होती कि दौड़कर भाभी से पूछने जाता, भैया ड्यूटी पर गए तो तुम चलो मेरे साथ। अक्सर ऐसा होता कि मुजीब भैया अपनी वर्दी चढ़ाते हुए मुझे हंसती में डांटते, अबे बिमल अभी भाग, अभी तो घर में मैं मौजूद हूँ। फिर थोड़ी देर में आकर भाभी को ले जाना। भाभी मुस्कुराकर मुझे देखती, मैं कुछ न समझते हुए लौटता, फिर उसको लेने के लिए थोड़ी देर बाद दोबारा पहुँच जाता। भाभी मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं भी इन दोनों सिर्फ 13 बरस का था। दौड़ दौड़ कर उसका काम क्या करता, साथ लाते वक्त घर बंद करता। भाभी की हर ड्यूटी करने में मुझे बड़ा मज़ा आता। कुछ दिनों बाद भाभी ने अपनी 2 छोटी बहनों को भी अपने पास बुलवा लिया। फिर तो मेरे मज़े आ गए। पूरे कंपाउंड में भौचाल आ जाता। हम तीनों हर रोज़ नित नए खेल ईजाद करते। स्कूल से आते ही मेरा पहला काम होता कि भाभी के घर पहुंच जाता। मुझे अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं खाना भाभी के घर ही जाके खाता था। वह दूर से आवाज़ लगाता, भाभी खाना दो, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। रसोई घर में घुसकर प्लेट खींचकर मैं जम जाता। भाभी से पहले वो दोनों दौड़ कर पहुँच जाती और मुझे बड़े प्यार से खिलाती। इतना सुनाकर प्रोफेसर मुखर्जी ने सिगरेट सुलगाई और बोले, तुमको मालूम है, उन दोनों मुझे बहुत गुस्सा आता था। ज़रा सी बात हुई और थाली उठाकर फेंक देता। इन दोनों की चोटी पकड़कर बहुत ज़ोर से हाथ जड़ देता। भाभी बड़े प्यार से समझाती, बिमल लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। तब मुझे बड़ी शर्म आती, लेकिन जब फिर गुस्सा आता तो मैं सब कुछ भूल जाता। इस तरह धमा चौकड़ी में 2 साल गुजर गए। मुजीब भैया का प्रमोशन हुआ और साथ ही ट्रांसफ़र भी हो गया। जब सामान बांधा जा रहा था तो एक अजीब बात हुई। भाभी की दोनों बहनें की ज़िद थी कि वो हमारे घर में रहेंगी और भाभी के साथ नहीं जाएंगी। दोनों मुझसे शादी करना चाहती थी। मैं ये सुनकर इतना हैरान हुआ कि घर में छुप के बैठ गया। मेरी माँ ने दोनों को बुलाकर समझाया कि अभी तो तुम दोनों अपनी बहन के साथ चली जाओ। अभी तुम दोनों बहुत छोटी हो, अपनी पढ़ाई पूरी करो। इस उम्र में कोई शादी थोड़ी होती है। जब थोड़ी बड़ी हो जाना तो फिर मेरे पास आ जाना, फिर आपस में तय कर लेना कि कौन बिमल से ब्याह करेगी। बस मैं उसे अपने घर में रख लूँगी। इस बात से उन दोनों को तसल्ली हो गई। फिर उनसे वादे के मुताबिक हर महीने एक ख़त लिखना पड़ता। फिर एक दिन अचानक हम लोगों को इंडिया आना पड़ा। कलकत्ता आकर मैं पढ़ाई में लग गया। बचपन की बातें धुंधलाने लगीं। कुछ शऊर भी ऐसा न था। कई साल गुजर गए। मैं शायद बीएससी कर रहा था। उस वक्त छोटी वाली का ख़त मिला। पता नहीं कैसे उसने ये पता हमारा मालूम कर लिया था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने हैरान होकर कई बार इस ख़त को पढ़ा। उसमें उसने लिखा था, मैं अब बड़ी हो गई हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उस वादे के मुताबिक मुझे आकर ले जाओ। मैंने वो ख़त माँ को पढ़वा दिया। मेरे जहन में कोई ऐसा एहसास नहीं था। उस वक्त तक कोई ऐसी बात नहीं पैदा हुई थी। माँ ने सोच कर कहा कि इस ख़त का जवाब मत दो। वो बहुत सुंदर लड़की है, किसी अच्छी जगह ब्याह हो ही जाएगा, और अब ये कितना मुश्किल भी है। और यूँ हम लोगों ने उसके ख़त का जवाब नहीं दिया और चुप साध ली। फिर मैंने पूछा, फिर कुछ नहीं। प्रोफेसर मुखर्जी बोले, मैंने पढ़ाई पूरी की, यूनिवर्सिटी में नौकरी की, पढ़ाने लगा और यूँ कदम कदम बुढ़ापे की सरहद में दाखिल हो गया। इसी लम्हा मेरी नज़र के सामने प्रोफेसर बिमल मुखर्जी की आलमगीर शोहरत गुजर गई। मुझे लगा इंसान को आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कभी अगर थम कर वो ज़िंदगी का हिसाब करने बैठ गया तो शायद उसके लिए आगे कदम बढ़ाना मुमकिन ना होगा। काजी नज़रुल इस्लाम का वो गीत जहन में गूंज गया जो ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने के लिए उसने गाया था। अगर तुमको ग़ुलामी से आज़ाद होना है तो रिश्तों की ज़ंजीरों से ख़ुद को तोड़ दो।
अपने कमरे में खड़ी काले पत्थर की ये दीवार अब मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी। एक पुरशोर तकरार जहन में जारी थी। तभी सिगरेट का एक शोला चमका। एक गहरे कश के साथ ढेर सा धुआं उगलते हुए प्रोफेसर मुखर्जी ने सोच में डूबी हुई आवाज़ में कहा, पता नहीं, उस खत का जवाब न देकर हम लोगों ने शायद बहुत गलती की थी। ये सुनते ही मुझे अपनी खलिश से निजात मिल गई, क्योंकि माजी को दफन कर देने से इससे छुटकारा नहीं मिलता और कभी न कभी आसार कदीमा के तौर पर किसी न किसी खुदाई में एक मसखशुदा शक्ल में माजी सामने आ ही जाता है। इसीलिए माजी को याद रखने में बेहतरी है, क्योंकि इस तरह अपनी तमाम नज़ाकतों के साथ वो ज़िंदा रहता है और ज़िंदगी के लिए नए रास्ते भी मुतय्यन करता जाता है।